ये हमारे काफी करीब है, कम से कम फिजिकल स्पेस के हिसाब से। लेकिन चांद के बारे में अभी भी हमें बहुत कुछ पता नहीं है। जैसे कि चीनी शोधकर्ताओं ने चांद से मिट्टी के नमूने इकट्ठा किए और पाया कि चांद की सतह पर शायद अरबों छोटे छोटे कांच के गोले हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें बहुत सारा पानी हो सकता है। ये छोटे छोटे गोले तब बनते हैं जब उल्का पिंड चांद पर बहुत तेजी से टकराते हैं, कभी कभी तो सैकड़ों हजार मील प्रति घंटे की रफ्तार से। जब ऐसा होता है तो एक जोरदार धमाका चांद की सतह के टुकड़ों को हवा में पॉपकॉर्न की तरह उड़ा देता है। जैसे जैसे ये क्रस्ट के टुकड़े ठंडे होते हैं, ये छोटे छोटे कांच के मोती बनाते हैं जो चमकदार गोलों की तरह दिखते हैं। ये मोती इतने छोटे होते हैं कि जैसे चांद की सतह पर छिड़के हुए चुरा। वैज्ञानिक इन्हें इम्पैक्ट ग्लास कहते हैं। और पता चला है कि चांद की मिट्टी में एक गुप्त घटक है जो पानी और ऑक्सीजन बना सकता है। तो ये छोटे कांच के गेंदे ऑक्सीजन से भरे छोटे कैप्सूल की तरह एक खास तरह की हवा होती है जिसे सौर हवा कहते हैं। और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। जब प्रोटॉन कैप्सूल्स पर लगते हैं तो ये अंदर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाते हैं। लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि इनमें से कुछ कांच की गेंदें जिनमें पानी होता है, चांद की धूल की एक परत जिसे रिगोलित कहते हैं के नीचे छिप जाती है। तो अगर हम चांद पर मिशन पर जाते हैं तो वहां जमीन के नीचे पानी के छिपे हुए तालाब होंगे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे लिए जिंदा रहने के लिए कुछ कैन में खाना तैयार किया है, क्योंकि तुम सीधे इन कांच के मोतियों से पानी नहीं पी सकते। तुम्हें उन्हें इकट्ठा करना होगा और फिर पानी निकालने के लिए ओवन में उबालना होगा। जब ये ठंडे होते हैं तो ये भाप छोड़ते हैं, इसलिए आपके पास एक बोतल में सामान्य तरल पानी होगा। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री अपनी मिशनों पर वहां ज्यादा समय बिता सकेंगे इन गुप्त भंडारों को ध्यान में रखते हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कांच की गोलियां चांद पर बहुत आम है। ये ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक फैली हुई है, जिसका मतलब है कि वहां आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शायद पर्याप्त पानी हो सकता है। स्पेस में पानी मिलने के और भी जगह हैं, जैसे कि वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा पानी के वाष्प का बादल खोजा है जो हमसे 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ये तो हमारे पहुंच से बाहर है, लेकिन ये जानना अच्छा है। और हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो हमारी कल्पना से भी बड़ी है। माना जाता है कि इस बादल में हमारे ग्रह के सभी महासागरों और समुद्रों में मौजूद पानी से कम 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। सोचो वहां तैराकी करना या स्कूबा डाइविंग करना कैसा होगा। जैसे कि किसी बड़े पानी के गुब्बारे में डुबकी लगाना जो अंतरिक्ष में सफर कर रहा है। मेरा मतलब है वहां से निकलने का तो कोई रास्ता नहीं होगा, उतना पानी जो होगा। लेकिन यार, कम से कम नजारा तो शानदार होगा। पानी तो हमारे सौर मंडल में हर जगह है। ये ज्यादातर वायुमंडलीय गैस या बर्फ के रूप में मिलता है और कभी कभी तो ये तरल रूप में भी होता है। हमारी गैलेक्सी में भी शायद कई पानी के ग्रह हैं। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये रोमांचक नई बातें खोजी हैं कि हमारे सौर मंडल और उसके बाहर ग्रह कैसे बनते हैं। उनके कंप्यूटर मॉडल्स ने कंकड़ जमा होने के दिलचस्प सिद्धांत की पुष्टि की है, जिसका मतलब है कि ग्रह छोटे छोटे बर्फ और धूल के टुकड़ों से बनते हैं। ये सिद्धांत उन युवा तारों के चारों ओर के डिस्कों के अवलोकन पर आधारित है, जो कई सौ पृथ्वी के द्रव्यमान के कंकड़ों से बने होते हैं। जैसे जैसे ये कंकड़ टकराते हैं और एक साथ जुड़ते हैं, वे प्रोटोप्लैनेट्स और आखिरकार ग्रहों का निर्माण करते हैं। जो और भी दिलचस्प है वो ये है कि पानी इस ग्रह के बनने में एक अहम हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि पानी शायद धरती पर संयोग से नहीं आया, जैसे कि बर्फीले धूमकेतु हमारे ग्रह पर टकराते हैं, बल्कि शायद ये पानी शुरुआत से ही यहाँ था। हो सकता है कि हमारे आसपास के ग्रह जैसे कि मंगल और शुक्र पानी के साथ बने हों। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम खास हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास पानी है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे कई ग्रह हो सकते हैं जो धरती के जितने बड़े हैं और जिनमें पानी भी हो। इसका मतलब है कि हमारी गैलेक्सी में कई ऐसे संसार हो सकते हैं जिनमें महाद्वीप और महासागर है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहां बहुत सारा जीवन है जो अभी खोजा जाना बाकी है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कहीं पानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक इंटरस्टेलर गर्मी की छुट्टी के लिए अच्छी होगी। कई ग्रहों पर पानी शायद चट्टानों में दबा हुआ है
या भूमिगत महासागरों में भरा हुआ है। शोधकर्ताओं ने 40 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की जांच की है जो हमें पता है। ये सभी नेपच्यून से छोटे हैं और उन तारे के इर्द गिर्द है जिन्हें हम रेड ड्वार्फ सितारे कहते हैं। ये हमारी आकाशगंगा में जाने पहचाने सभी तारों का 80% बनाते हैं। ये हमारे सूरज से ठंडे हैं और हाइड्रोजन जलाकर ऊर्जा बनाने वाले तारों में सबसे छोटे होते हैं और हमारे सोचने से ज्यादा ग्रहों पर बहुत सारा पानी हो सकता है। इसके अलावा ये पानी इन ग्रहों का कुल द्रव्यमान का आधा हिस्सा ले सकता है। वैज्ञानिकों को ये पता चला है क्योंकि वे इन एक्सोप्लैनेट्स की घनत्व का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने समझा है कि ये इतनी हल्की है कि ये पूरी तरह से चट्टान से नहीं बनी हो सकती। मैंने पहले वीनस का जिक्र किया था। आज ये एक गर्म चट्टानी ग्रह है जो पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। इसकी वायु बहुत सूखी है और यहाँ बस कुछ ही पानी के वाष्प के निशान हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है। लेकिन इसके शुरुआती दौर में ये ग्रह एक बिल्कुल अलग दुनिया हो सकता था जिसमें तरल पानी और यहाँ तक कि बादल भी थे, जिसका मतलब है कि शायद यहाँ कभी जीवन था। क्या हो अगर शुक्र ग्रह पहले धरती की तरह होता जहां महासागर और मध्यम तापमान होते? अगर ऐसा होता तो ये बहुत बढ़िया होता क्योंकि ये जीवन विकसित करने के लिए अच्छे हालात लगते हैं। तो शायद हम वहां से अपने कुछ अंतरिक्ष दोस्तों को खत लिख रहे होते या शायद पहले से ही उनसे मिलने जा रहे होते। लेकिन शुक्र ग्रह की कहानी करीब 700 मिलियन साल पहले एक अलग दिशा में चली गई। ग्रह इतना गर्म हो गया कि उसने अपना सारा ऑक्सीजन खो दिया, इसलिए इसके सतह पर तरल पानी नहीं बन पाया। इसके बजाय इसने कार्बन डाइऑक्साइड से बना एक घना वायुमंडल विकसित किया जिसने इसे बुध से भी ज्यादा गर्म बना दिया, जबकि ये सूरज से 2 गुना दूर है। यहाँ तक कि बर्फीले धूमकेतु जो इसे टकराते हैं वो भी इसके सतह पर पानी नहीं ला पाए। हम भी इसे किसी कृत्रिम तरीके से नहीं कर सकते। ये ऐसे ही होगा जैसे रेगिस्तान में एक नाजुक फूल उगाने की कोशिश करना। चाहे तुम इसे कितना भी पानी दो, अगर हालात बहुत सूखे और कठोर हैं तो फूल नहीं बचेगा। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि हमारे पड़ोसी की हवा में मौजूद पानी जिंदगी के लिए काफी हो सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने एक यौगिक पाया है जिसका नाम फॉस्फीन है, जो अक्सर पृथ्वी पर जीवित जीवों से जुड़ा होता है। शायद पहले ये काफी था। आज वीनस पर पानी की मात्रा इतनी कम है कि हमारे सबसे मजबूत सूक्ष्म जीव जो सूखे को झेलने में सक्षम है भी वहां जीवित नहीं रह पाएंगे। फॉस्फीन अभी भी एक दिलचस्प खोज है जिसे जांचने लायक माना जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहता कि वीनस पर कोई जीवन हो सकता है। शायद बृहस्पति इस मामले में ज्यादा संभावित विकल्प है। गैलीलियो प्रोब ने इस शानदार गैस विशाल के वायुमंडल में उड़ान भरी ताकि तापमान और पानी की गतिविधि माप सके। इसे पता चला कि ग्रह के बादलों में जीवन के लिए पर्याप्त पानी है, लेकिन दुख की बात है कि वहां पोषक तत्वों की कमी है। इसके अलावा वहां बहुत ज्यादा पराबैंगनी विकिरण है, इसलिए ज्यादातर जीव वहां जीवित नहीं रह पाएंगे। और सबको यूरोपा के बारे में पता है जो बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक है। ये हमारी सौर मंडल का वही स्थान है जहां जीवन के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इसकी बर्फीली परत के नीचे शायद एक महासागर छिपा हुआ है और जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो यूरोपा पर असर डालता है वो महासागर जमी नहीं है बल्कि तरल अवस्था में है। उस बर्फीली परत के नीचे का महासागर शायद गर्म है, शायद हाइड्रोथर्मल वेंट्स की वजह से। शनि के एक चांद एनसेलाडस में शायद जीवन के लिए यूरोपा से भी ज्यादा संभावनाएं हैं। ये एक बेहतरीन उम्मीदवार है जिसमें सतह के नीचे एक खूबसूरत गर्म और खारा महासागर है। इसके पास सबसे कूल आइस गीजर है जो हर घंटे लगभग 1000 टन पानी, साथ में नमक, जैविक अणु और कुछ अन्य सामग्री को स्पेस में फेंकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।